अरे ए कौशल्या, ए क्या हो गया भाई, तुम रो काहे रही हो, क्या बात है? लेकिन तुमने सुना नहीं, उस चील ने क्या कहा था? तू कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। हरियापुर गांव में सुखदेव नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था, जो गांव में मजदूरी करके अपना पेट पालता था। वह अपनी पत्नी कौशल्या के साथ साधारण जीवन जी रहा था। शाम के समय सुखदेव थका हारा घर लौटा, तभी उसकी नजर अपनी पत्नी कौशल्या पर पड़ी, जो बैठी बैठी रो रही थी। अरे ए कौशल्या, ए क्या हो गया भाई, तुम रो काहे रही हो, क्या बात है? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। हमारी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम संतानहीन हैं। अब तो मोहल्ले की औरतें मुझे बांझ कहकर चिढ़ाने लगी हैं। अरे अब क्या कहें कौशल्या, न जाने कितने नीम हकीम वैद्य साधु संतों को दिखा चुके हैं, लेकिन कोई हमारी संतान नहीं हुई है। अब तो केवल एक ही उपाय बचा है। कौन सा उपाय? अब देखो कौशल्या, मैंने सुना है कि हमारे गांव के पास जंगल में एक बहुत ही प्राचीन पीपल का वृक्ष है। कहते हैं कि जो भी संतानहीन दंपत्ति सच्चे मन से उस पीपल देवता पर लाल धागा बांधकर संतान की कामना करता है ना, उसे संतान जरूर प्राप्त होती है। तब तो मैं कल ही आपके साथ जंगल चलूंगी। अगले दिन सुखदेव अपनी पत्नी कौशल्या को लेकर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। बहुत देर बाद वे एक बड़े ही प्राचीन पीपल के वृक्ष के सामने खड़े थे। हाँ, लो आ गए कौशल्या। चलो हम दोनों संतान की कामना करके इस पीपल देवता के वृक्ष पर लाल धागा बांध देते हैं। चलो। सुखदेव और कौशल्या ने पीपल के वृक्ष पर लाल धागा बांध दिया। ए प्रभु हमारी इच्छा पूरी करे, ए प्रभु हमारी इच्छा पूरी करे, ए प्रभु। हाँ चलो कौशल्या, धागा बंध गया, अब घर चलते हैं, चलो। घर लौटते समय दोनों काफी देर तक चलते रहे। हम दोनों इतनी देर से चल रहे हैं, चलते चलते मेरे पैर जवाब दे चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रास्ता भटक गए हैं? अरे रे 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 रे, क्या कहें अब, बिल्कुल सही कह रही हो। पैर तो हमारे भी दुख रहे हैं और हमको लगता है कौशल्या कि हम गलत दिशा में मुड़ गए हैं। चलो अब हमें वापस चलना होगा, गलत आ गए हम लोग, चलो। मेरा पूरा शरीर दुख रहा है और पैरों में भी बहुत दर्द है। क्या हम यहाँ बैठकर कुछ देर आराम नहीं कर सकते? सुखदेव ने इधर उधर नजर दौड़ाई, तभी उसकी नजर सामने एक बहुत ही प्राचीन और घने वृक्ष पर पड़ी थी। उस वृक्ष का तना बेहद मोटा था, उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी और हरे भरे पत्तों ने सूरज की किरणों को पूरी तरह ढक रखा था। वो देखो कौशल्या, आ जाओ आ जाओ, हम उस वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करते हैं। बहुत घना है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, वहाँ बैठने से हमें राहत मिलेगी। आ जाओ आराम से आओ, इधर से आओ आओ आओ। जैसे ही सुखदेव उस वृक्ष की ओर बढ़ा, तभी अचानक वृक्ष के अंदर से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी। अगले ही पल वृक्ष के भीतर से एक चील उड़ती हुई बाहर आई, जिसके मुंह में 2 नवजात कन्याएं थीं। चील कुछ देर तक पूरे जंगल का चक्कर लगाती रही और फिर अचानक उन दोनों नवजात कन्याओं को सुखदेव और कौशल्या के सामने रख दिया और मनुष्य की आवाज में उन दोनों से बोली, इनका ख्याल रखना और इनकी परवरिश अपनी पुत्रियों की तरह करना। इतना कहने के बाद चील के शरीर में अचानक आग लग गई और कुछ ही पलों में वह जलकर राख हो गई। उस दृश्य को देखकर सुखदेव और कौशल्या की आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। तभी दोनों नवजात कन्याएं फूट फूट कर रोने लगी। कौशल्या के मन में ममता उमड़ आई थी। वो दोनों नवजात कन्याओं को उठाकर चुप कराने लगी थी। देखो कितनी सुंदर बच्चियां हैं। ए कौशल्या, तुम चुपचाप इन बच्चियों को यहीं रख दो। अरे भाई, तुमने देखा नहीं किस तरह से उस वृक्ष के अंदर से रंग बिरंगी किरणें फूटी? वो चील
इन दोनों कन्याओं को मुंह में दबा कर लाई और फिर जलकर राख हो गई। लेकिन तुमने सुना नहीं, उस चील ने क्या कहा था? उसने कहा था इनकी परवरिश अपनी पुत्रियों की तरह करना। ना जाने वो कौन थी और इन बच्चियों से उसका क्या रिश्ता था। सुखदेव के मन में भी पिता का प्रेम उमड़ पड़ा था। चलो अब घर चलते हैं, चलो। कुछ देर के बाद सुखदेव और कौशल्या अपने घर पहुंच गए। तुमने बिल्कुल सही कहा था, पीपल के वृक्ष पर लाल धागा बांधने से संतान की मुराद जरूर पूरी होती है। देखो, हम एक संतान की कामना करने गए थे और हमें 2 संतानें मिल गई। मैं तो एक पुत्री का नाम गौरी रखूंगी। गौरी बहुत बढ़िया नाम है। और दूसरी कन्या का नाम मैं रखूंगा सौम्या। गौरी और सौम्या। ओ मेरी सौम्या, आ जा जा जा, आ जा 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 जा। समय ऐसे ही बीतता गया। सौम्या और गौरी की परवरिश सुखदेव और कौशल्या ने गरीबी में अपनी सगी पुत्रियों की तरह की। देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए। एक दिन सुखदेव गांव के मुखिया के खेत में काम कर रहा था। तभी वहां गांव का मुखिया आ पहुंचा। देख सुखदेव, तेरी दोनों पुत्रियां सौम्या और गौरी अब जवान हो चुकी हैं। उनके हाथ पीले करने के बारे में तूने क्या सोचा है, हैं? मुखिया जी, यही चिंता तो मुझे खाए जा रही है। क्या करे, कुछ समझ नहीं आता। अरे तू देख सुखदेव, मेरी बात समझ। जमुना दास का पुत्र सुंदर भी है और 5 बीघा खेत का मालिक भी है। जमुना दास ने मुझसे कहा है कि उन्हें तेरी पुत्री गौरी बड़ी पसंद है। एक काम कर, कुछ दिनों बाद मैं जमुना दास और उनके पुत्र को लेकर तेरे घर आऊंगा। बात पक्की कर लेना, क्या कहता है? लेकिन मुखिया जी, मैं दहेज नहीं दे पाऊंगा। अरे मैं जानता हूं तू नहीं दे पाएगा। सुन, जमुना दास को दहेज चाहिए भी नहीं। मुखिया की बात सुनकर सुखदेव के चेहरे पर खुशी आ गई। अच्छा सुन, उनके आने से एक दिन पहले मैं तुझे सूचना दे दूंगा। तू सारी तैयारी करके रख लेना, है ना? स्वागत सत्कार अच्छे से करना। चल, मैं चलता हूँ। राम राम। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया और सुखदेव फिर से खेत के काम में लग गया। शाम को सुखदेव ने सारी बात अपनी पत्नी कौशल्या को बताई। अगर गौरी का विवाह जमुना दास के पुत्र से हो गया तो गौरी के तो भाग्य खुल जाएंगे। वह अपना सारा जीवन सुख से बिता पाएगी। बस प्रार्थना करो कौशल्या कि किसी भी तरह से ये रिश्ता पक्का हो जाए। मेरे मन का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। फिर हमें बस सौम्या की चिंता रह जाएगी। फिर भगवान चाहेंगे तो उसका भी कहीं ना कहीं जुगाड़ लग ही जाएगा, है ना? इतना कहकर सुखदेव वहां से चला गया। गौरी दूर खड़ी होकर सुखदेव और कौशल्या की बातें सुन रही थी। तभी वहां सौम्या आ गई। अच्छा, तो अभी से तुम इतनी खुश हो रही हो? गौरी शर्माते हुए वहां से चली गई। अगले दिन सुखदेव अपने खेत चला गया। गौरी और सौम्या घर के कामों में व्यस्त थीं। तभी कौशल्या वहां आई। आज पूजा के लिए फूल लेकर आने हैं। हम दोनों अभी जाती हैं और जंगल से बहुत सुंदर फूल पूजा के लिए तोड़ कर ले आती हैं। इतना कहकर सौम्या और गौरी घर से निकल पड़ी। अब दोनों ध्यान से जाना और जंगल की गहराई में मत जाना। कुछ देर बाद दोनों बहनें जंगल में खड़ी होकर सुंदर फूल तोड़ रही थी। मुझे पूजा के लिए और भी ज्यादा सुंदर फूल चाहिए। लेकिन हम तो हमेशा यहीं से फूल लाते हैं। क्यों ना आज जंगल की गहराई से फूल तोड़ कर लाएं? ये सुनकर गौरी चौंक गई। माँ ने मना किया था, वहाँ जाने की तो सोचना भी मत। तुम भी माँ की कितनी आज्ञाकारी बेटी हो। माँ को थोड़ी ना पता चलेगा कि हम जंगल की गहराई से फूल लाए हैं। गौरी ने मना किया, लेकिन सौम्या नहीं मानी। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ।
इतना कहकर सौम्या जंगल की गहराई की ओर दौड़ पड़ी। गौरी घबरा गई और उसके पीछे दौड़ने लगी। सौम्या, मेरी बात सुनो, रुक जाओ, माँ ने मना किया था। लेकिन सौम्या नहीं रुकी। गौरी उसे ढूंढते ढूंढते जंगल के काफी अंदर तक निकल आई। सौम्या की नजर एक वृक्ष पर खिले बहुत ही सुंदर पुष्पों पर पड़ी। हाँ, ऐसे ही पुष्प की तो मैं तलाश कर रही थी। इतना कहकर सौम्या उन पुष्पों को तोड़ने लगी। पुष्प तोड़कर वह वापस जाने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद घूम फिर कर फिर उसी जगह पर लौट आई। ये देखकर सौम्या बुरी तरह से चौंक गई। हे भगवान, ये क्या? मैं तो यहाँ से चली थी, फिर यहीं पर वापस कैसे आ गई? सौम्या ने फिर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन घूम फिर कर एक बार फिर उसी स्थान पर लौट आई। सौम्या की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। जल्दबाजी में ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैं किस रास्ते से यहाँ आई थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? इधर दूसरी ओर गौरी सौम्या को आवाज देती हुई उसे ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटने लगी तो जंगल के 2-3 अलग अलग रास्ते देखकर वह भी चौंक गई। हे भगवान, सौम्या को ढूंढते ढूंढते मैं खुद ही रास्ता भूल गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस रास्ते से यहाँ आई थी। अब मैं क्या करूँ? गौरी की आंखों से भी आंसू बहने लगे और सौम्या दोनों अपने अपने स्थान पर फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते शाम हो गई। अब तो कुछ ही देर में रात हो जाएगी। माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। इतना कहकर सौम्या फिर से रोने लगी। उसके हाथ में वे पुष्प थे जो उसने तोड़े थे। जैसे ही सौम्या की आंखों से आंसू की एक बूंद पुष्प पर गिरी थी, अगले ही पल उस पुष्प से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी। पुष्प के भीतर से एक आवाज आई। तुम इतना रो क्यों रही हो राजकुमारी? ये देखकर सौम्या बुरी तरह चौंक गई। हे भगवान, ये क्या? पुष्प के अंदर से रंग बिरंगी किरणें फूट रही हैं और ये पुष्प मुझसे बात कर रहा है। डरो मत राजकुमारी, ये बताओ तुम रो क्यों रही हो? मैं रास्ता भूल गई हूँ। तो चिंता क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ राजकुमारी। मेरा नाम सौम्या है, मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। ना 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 ना, तुम राजकुमारी ही हो। बस इतना है कि तुम अभी ये बात नहीं जानती। कुछ समय बाद तुम खुद ये जान जाओगी। इतना कहकर पुष्प के भीतर से एक तेज किरण फूटी जो अंधेरे जंगल में सीधी दिशा की ओर बढ़ने लगी। जिस दिशा में ये किरण जा रही है, उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाओ। तुम अपने घर पहुंच जाओगी। जाओ। उस चमकती किरण के पीछे पीछे चलने लगी। इधर दूसरी ओर गौरी उदास बैठी हुई। तभी एक हिरन दौड़ता हुआ वहां आया। तुम रो क्यों रही हो राजकुमारी? क्या बात है? हिरन को मनुष्य की आवाज में बोलते देख गौरी चौंक गई। हे भगवान, ये क्या है? एक हिरन मनुष्य की आवाज में बात कर रहा है। ये कोई साधारण जानवर नहीं हो सकता। ये जरूर कोई राक्षस या पिशाच होगा। डरो मत राजकुमारी। मैं कोई राक्षस या पिशाच नहीं हूँ। मैं एक साधारण हिरण हूँ। हाँ, अंतर केवल इतना है कि तुम मेरी भाषा समझ पा रही हो। हाँ, मैं मनुष्य की भाषा में नहीं बोल रहा। मैं जानवरों की भाषा में बोल रहा हूँ जिसे तुम समझ पा रही हो। गौरी के मन का डर कुछ कम हो गया। लेकिन मैं तो जानवरों की भाषा नहीं समझती। समझती हो। अगर नहीं समझती तो तुम्हें ये कैसे पता चलता कि मैंने तुमसे क्या कहा? पता है, तुम बहुत खास हो राजकुमारी। मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। ओहो, तुम राजकुमारी ही हो। बस फर्क इतना है कि तुम अभी ये नहीं जानती। समय आने पर तुम जान जाओगी। अब ये बताओ, तुम रो क्यों रही हो? गौरी ने सारी घटना हिरन को बता दी। चलो मेरे पीछे पीछे आओ। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। आ जाओ।
इतना कहकर हिरन आगे बढ़ गया और गौरी उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद गौरी उसी स्थान पर पहुंच गई जहां से वह पहले सुबह खड़ी थी। वहीं पर सौम्या खड़ी हुई थी। वो देखो, तुम्हारी बहन वहाँ खड़ी है। अब तुम दोनों आसानी से अपने घर पहुँच जाओगी। इतना कहकर हिरन जंगल की ओर भाग गया। सौम्या ने जैसे ही गौरी को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गौरी दौड़कर सौम्या के पास पहुंची और कांपते हुए उसे सारी घटना बता दी। यह सुनकर सौम्या चौंक गई। क्या सच में एक हिरन ने तुमसे बात की? मेरे साथ भी आज कुछ कम विचित्र नहीं हुआ। क्यों, तुम्हारे साथ क्या हुआ? सौम्या ने पूरी घटना गौरी को बता दी। क्या सच में उस पुष्प ने तुमसे बात की? हाँ, पुष्प ने मुझसे बात की थी। चलो अब घर चलते हैं, माँ हम दोनों का इंतजार कर रही होगी। इसके बाद गौरी और सौम्या दोनों ने अपने घर की ओर कदम बढ़ा दिए। घर पर कौशल्या चिंता में बैठी हुई थी और सुखदेव बेचैनी में इधर उधर टहल रहा था। जैसे ही गौरी और सौम्या घर पहुंची। अरे बेटा जी, कहाँ चले गए थे आप दोनों? अरे आपको पता भी है कि तुम्हारी माँ कितना परेशान हो रही थी। गौरी ने अपने माता पिता को देखा और कांपते होठों से सारी घटना बता दी। ये सुनकर कौशल्या और सुखदेव बुरी तरह से चौंक गए। इसके बाद सौम्या ने भी कांपते होठों से अपनी पूरी घटना बता दी। सौम्या की बात सुनकर कौशल्या चुपचाप सुखदेव की ओर देखने लगी। चलो एक काम करो, अब तुम दोनों जाकर खाना खा लो। माँ ने तुम्हारे लिए खाना बना रखा है। खाना खाने के बाद सो जाना। हो सकता है कि तुम्हें कोई वहम हुआ हो। जा बेटा, जा गौरी बेटा, जा। हमें कोई वहम नहीं हुआ पिताजी। हाँ पिताजी, हमें कोई वहम नहीं हुआ। पुष्प ने मुझसे बात की थी और हिरन ने गौरी से। अच्छा ठीक है, चलो इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। अभी तुम लोग जाओ, खाना खाओ और सो जाओ। जाओ। गौरी और सौम्या मुंह बनाती हुई वहाँ से चली गई। ये सब कैसे हो सकता है? कौशल्या, मत भूलो वो दोनों हमारी सगी बेटियां नहीं हैं। अरे जिस तरह से वो हमें मिली थीं, वो घटना भी कोई साधारण बात नहीं थी। अरे क्या तुम्हें याद नहीं, एक वृक्ष के अंदर से एक चील उन दोनों को अपने मुंह में दबा कर लाई थी। हमें सौंपा था और फिर जलकर राख हो गई थी। याद है ना? तभी वहाँ दोबारा गौरी और सौम्या वहाँ आ गई। हमने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। अब आप हमें सच सच बताइए, वो कौन सी चील थी? कौन सा वृक्ष था? क्या हम दोनों आपकी सगी संतान नहीं है? सुखदेव ने कौशल्या की ओर देखा। कौशल्या, अब समय आ गया है सच बताने का। कौशल्या ने पूरी घटना गौरी और सौम्या को बता दी। हम उस वृक्ष को देखना चाहते हैं पिताजी। ठीक है, मैं कल तुम दोनों को उस वृक्ष पर जरूर लेकर जाऊंगा। दिखाऊंगा वो वृक्ष कहाँ है। अगले दिन सुखदेव सौम्या और गौरी को उस वृक्ष के पास ले गया। ये देखो, यही वो जगह है जहाँ चील तुम दोनों को मुंह में दबाकर बाहर लाई थी और हमें सौंपकर राख हो गई थी। कुछ देर तक सौम्या और गौरी चुपचाप उस वृक्ष को देखती रहीं और फिर वहाँ से चली गईं। अगले दिन जमुना दास मुखिया और अपने पुत्र रतन के साथ सुखदेव के घर जा पहुँचे। वैसे तो हमने तुम्हारी पुत्री गौरी को कई बार देखा है। हम आज उसे बहू की नजर से देखना चाहते हैं ताकि हमारी तरफ से रिश्ता पक्का हो सके। बुलाओ। कुछ देर बाद कौशल्या गौरी को बुला कर ले आई। जैसे ही जमुना दास और रतन की नजर गौरी पर पड़ी, अगले ही पल जमुना दास का चेहरा क्रोध से भर गया। नहीं, ये रिश्ता पक्का नहीं हो सकता। रतन भी घृणा भरी नजरों से गौरी को देखने लगा। पिताजी, इस लड़की को मेरी आंखों के सामने से हटा दीजिए। मैं क्या बताऊं, इसे देखकर मुझे घिन आ रही है। हटाइए इसको। कौशल्या तुरंत गौरी को लेकर वहाँ से चली गई। जमुना दास जी, मेरी बात तो सुनिए, समझिए। ये बताइए आखिर ऐसा क्या हो गया? आप इतना उत्तेजित क्यों हैं? क्या बात है?
मुझे नहीं पता, बस तुम्हारी पुत्री को देखते ही मेरे मन में उसके प्रति घृणा पैदा हो गई। मैं उसको देखना तक नहीं चाहता। अरे कुछ दिन पहले जब मैंने इसे देखा था तब मेरे मन में इसके प्रति प्रेम हो गया था, लेकिन आज तो मुझे ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही है। बदसूरत कहीं की, छी, ऐसी लड़की से कौन विवाह करेगा। चलिए पिताजी। इतना कहकर रतन अपने पिता का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। हाँ, अब मैं क्या कहूं, शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब है। चलो भाई, राम राम। इतना कहकर मुखिया भी चला गया। इधर गौरी फूट फूट कर रोने लगी। रो मत बेटी। अरे बेटा गौरी, ऐसे रोते थोड़ी ना है। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। अब मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जमुना दास ने तुम्हें पसंद किया था और रतन का कहना है कि कुछ दिन पहले उसे तुम्हें देखकर प्रेम भी हो गया था। फिर अचानक से उन दोनों को तुम्हें देखकर घृणा क्यों होने लगी? ये माने आश्चर्य की बात है ना भाई, एकदम से कैसे? ये सुनकर गौरी चौंक गई और गहरी सोच में डूब गई। शायद इसका संबंध उसी वृक्ष से होगा। सुखदेव चौंक गया। क्या? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। मतलब हम दोनों सामान्य नहीं हैं, जरूर कोई बड़ा रहस्य है, वरना कोई भी इतनी जल्दी किसी से घृणा नहीं करता। ऐसा मत कहो बेटी। नहीं माँ, यही सच है। आप खुद सोचिए, जब हम जंगल में भटक गए थे तब मुझे एक हिरन ने रास्ता दिखाया था और वो मनुष्य की आवाज में मुझसे बात कर रहा था। क्या जानवर मनुष्य की आवाज में बात करते हैं? गौरी ने आगे कहा। और सौम्या को एक पुष्प ने रास्ता दिखाया था और वो भी मनुष्य की आवाज में उससे बात कर रहा था। क्या पुष्प किसी से बात करते हैं? क्या पुष्प किसी को रास्ता दिखाते हैं? नहीं माँ, आखिर मेरा अस्तित्व क्या है? मेरी सच्चाई क्या है? मैं ये जाने बिना अब वापस नहीं जाऊंगी। इतना कहकर गौरी बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो बेटी? उसी वृक्ष के पास। इतना कहकर गौरी घर से निकल गई। ए कौशल्या, चलो हमें उसके पीछे जाना चाहिए। अरे कहीं गुस्से में कुछ गलत कदम ना उठा ले। क्या बताऊं मैं, चलो। इतना कहकर सुखदेव ने सौम्या की ओर देखा। अच्छा बेटा सौम्या, बेटा तुम घर का ख्याल रखना। मैं और तुम्हारी माँ अभी गौरी को लेकर आते हैं, ठीक है ना? इतना कहकर सुखदेव और कौशल्या भी घर से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में गौरी जंगल में पहुंच गई। वह उस रहस्यमय वृक्ष के सामने खड़ी होकर उसे घूरने लगी। आखिर मैं कौन हूँ? अगले ही पल वृक्ष से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी। उन्हीं किरणों के बीच एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वह गौरी को घूरते हुए बोल उठा। 20 वर्षों से मैं तुम्हारी तलाश कर रहा हूँ। राजकुमारी, तुम यहाँ हो। मुझे नहीं पता था कि यहाँ आते ही मेरी तलाश पूरी हो जाएगी। ये बता, तेरी दूसरी बहन कहाँ है? गौरी डर गई। कौन हो तुम? इसका मतलब तुम अपने बारे में कुछ नहीं जानती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे ही संसार में ले जाऊंगा। तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारी बहन जरूर आएगी। चलो चलो। उसी समय दौड़ते हुए सुखदेव और कौशल्या वहां पहुंच गए। उस व्यक्ति को देखकर दोनों चौंक गए। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अगले ही पल उस व्यक्ति की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली, जो सीधे सुखदेव और कौशल्या के शरीर पर पड़ी। देखते ही देखते सुखदेव और कौशल्या पत्थर में बदल गए। वह व्यक्ति अचानक गौरी का हाथ पकड़कर उसे वृक्ष के पास ले गया। फिर रंग बिरंगी किरणें फूटी और वो व्यक्ति गौरी के साथ उन्हीं किरणों में समाकर वृक्ष के भीतर गायब हो गया। इस पूरे दृश्य को दूर से हरिया नाम का एक लकड़हारा देख रहा था। हरिया दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में हरिया दौड़ते हुए सौम्या के पास पहुंच गया और उसने हाँफते हुए सारी घटना बता दी। क्या तुम सच कह रहे हो हरिया? हाँ दीदी, जो मैंने देखा वही आपको बताया, पूरा 100% सच। इतना कहकर हरिया वहां से चला गया। सौम्या तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़ी। कुछ ही देर में वह उसी वृक्ष के पास पहुंच गई।
वहाँ अपने माता पिता को पत्थर बने देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। गौरी, तुम कहाँ हो गौरी? तभी वहाँ पर वही हिरन दौड़ता हुआ आ पहुँचा, जिसने कुछ समय पहले गौरी को रास्ता दिखाया था और मनुष्य के स्वर में सौम्या से बोला, तुम साधारण नहीं हो, तुम एक परी हो। ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं भी परी लोक का ही हिरण हूँ, जो इसी वृक्ष के द्वार से पृथ्वी पर घूमने के लिए कभी कभी आता हूँ। तुम खुद सोचो, पृथ्वी लोक पर जमुना दास और उसके पुत्र को पसंद थी। अचानक से देखकर उन्हें घृणा क्यों हुई? क्योंकि परी और मनुष्य का विवाह नहीं होता। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करो और सोचो कि तुम एक परी हो, और फिर देखो चमत्कार। सौम्या ने जैसे ही कुछ देर वृक्ष को घूरा, अगले ही पल सौम्या की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। जैसे ही वे किरणें वृक्ष से टकराई, वृक्ष के भीतर एक गोल द्वार बन गया। ये क्या? मेरी आंखों से किरणें निकली और सामने गोल द्वार बन गया। सौम्या जैसे ही उस गोल द्वार के भीतर गई, अगले ही पल उसने खुद को एक दूसरे वृक्ष के बाहर खड़ी पाया। उसके सामने एक अलग ही संसार थी। ये किस तरह का जंगल है? वृक्ष के अंदर जंगल कैसे हो सकता है? तभी सौम्या की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जो उसे गौर से देख रहा था। अरे तुम मेरी आंखों के सामने उस वृक्ष के अंदर से निकली हो। तुम कोई साधारण नहीं हो। ये कौन सी जगह है? ये परी लोक है और तुम एक परी हो। चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। आ जाओ, आ जाओ। बुढ़ा व्यक्ति उसे बहुत दूर एक जर्जर हो चुके प्राचीन महल के भीतर ले गया। महल के अंदर लोग डरे सहमे बैठे थे। वहाँ एक टूटा हुआ सिंहासन था, जिस पर एक व्यक्ति बैठा था। महाराज, महाराज, मैंने देखा है कि ये उसी वृक्ष से बाहर निकली है। ये एक परी है महाराज। उस व्यक्ति ने जैसे ही सौम्या को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो 20 वर्षों के बाद मेरी बेटी मुझे मिल गई। इसका मतलब तुम्हारी माँ तुम्हें बचाने में कामयाब हो गई। मेरी बेटी, मेरे बच्चे। सौम्या बुरी तरह चौंक गई। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कौन हैं? बेटे, मैं परी लोक का राजा विक्रम हूँ, और तुम बेटे परी लोक की राजकुमारी हो। बेटा, हमारे पास जादुई शक्ति है। हम अपनी संतान को वर्षों बाद देखकर भी पहचान लेते हैं। तुम मेरी बच्ची हो। इतना कहकर राजा विक्रम सिंहासन से नीचे उतरा। बेटा, तुम्हारी एक बहन भी है ना? ये सुनकर बुढ़े व्यक्ति की आंखें चमक उठी। महाराज, राजकुमारी के उस वृक्ष से निकलने से कुछ देर पहले ही जादूगर एक और सुंदर लड़की को बाहर लेकर गया था। वो उसे उस महल में ले गया जहाँ कभी आपका शासन हुआ करता था। मुझे लगता है कि वो भी आपकी पुत्री होगी, इनकी बहन। बुढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, वो जादूगर वर्षों से आपकी दोनों पुत्रियों की तलाश में था, ताकि उनका खून पीकर वो अमर हो सके, वरना वो कभी उस वृक्ष के भीतर नहीं जाता। पूरा परी लोक जानता है कि उस वृक्ष के भीतर पृथ्वी लोक जाने का द्वार है। ये सुनते ही राजा विक्रम की आंखों में आंसू भर गए। समझ गया, जरूर वो मेरी बेटी ही होगी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? बेटे, ये कहानी 20 वर्ष पहले शुरू हुई थी। 20 वर्ष पहले हम परी लोक के राजा थे। मेरी एक सुंदर पत्नी थी, रानी चंद्रलेखा। हमारा जीवन सुख से चल रहा था। एक दिन रानी चंद्रलेखा ने मुझे बताया कि वो गर्भवती है। राजा विक्रम सिंहासन पर बैठा था।
तभी रानी चंद्रलेखा आई और उसने कान में कुछ कहा। क्या बात है, क्या बात है। ये तो बड़ी खुशी की बात है चंद्रलेखा। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद चंद्रलेखा ने 2 सुंदर नवजात कन्याओं को जन्म दिया। राजा विक्रम अत्यंत प्रसन्न था। तभी महल में राजगुरु आ पहुँचे। महाराज, 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 एक बहुत बुरी सूचना है महाराज। क्या बात है राजगुरु, स्पष्ट रूप से बताइए, क्या बात है। महाराज, महाराज, जादूगर भैरवनाथ की नजर हमारे परीलोक पर पड़ गई है। वो यहाँ पे शासन करना चाहता है। उसने एक भयानक सिद्धि प्राप्त की है। कैसी सिद्धि? अगर वो परीलोक के राजा की 2 पुत्रियों का रक्त पी ले तो वो अमर हो जाएगा। और संयोग से महारानी ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया है महाराज। ये सुनकर राजा विक्रम स्तंभ रह गया। हो, ये तो बहुत बड़ी भयानक बात है। जादूगर भैरवनाथ का सामना आज तक तो कोई नहीं कर पाया। महाराज, मैंने भी उसे हराने के लिए एक विशेष सिद्धि की है। राजगुरु राजा विक्रम को उस स्थान पर ले गया जहां रानी चंद्रलेखा अपनी दोनों नवजात कन्याओं के साथ बैठी थीं। राजगुरु ने सारी बात रानी चंद्रलेखा को बताई। राजगुरु मंत्र पढ़ने लगे। उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली जो सीधी दोनों कन्याओं के शरीर पर पड़ी। दोनों कन्याओं के शरीर कुछ पल के लिए डगमगाए, फिर सामान्य हो गए। महाराज, मैंने आपकी दोनों पुत्रियों के भीतर दैवीय शक्ति डाल दी है। दैवीय शक्ति। 20 वर्ष बाद अगर ये दोनों अपनी इच्छा शक्ति से जादूगर भैरवनाथ का सामना करेंगी तो उसका अंत होगा। लेकिन हाँ, इनका 20 वर्ष तक सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। तभी अचानक रंग बिरंगी किरणों के बीच जादूगर भैरवनाथ प्रकट हो गया। तेरा शासन खत्म राजा विक्रम। अब परीलोक पर मेरा राज होगा, मेरा। मुझे पता है कि तेरी पत्नी ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया है। उसका रक्त पीकर मैं अमर हो जाऊंगा। तू कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। जादूगर भैरवनाथ की आंखों से भयावह किरणें निकली जो सीधे रानी चंद्रलेखा के शरीर पर पड़ी। अगले ही पल चंद्रलेखा एक चील में बदल गई। अब तू चील बन गई और कुछ ही देर में जल के राख हो जाएगी। लेकिन चील बनी चंद्रलेखा अपने इरादे नहीं भूली। वह अपनी दोनों नवजात कन्याओं को चोंच में उठाकर महल से बाहर उड़ गई। जादूगर भैरवनाथ क्रोधित हो उठा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जादूगर के जाते ही राजगुरु ने राजा विक्रम से कहा, महाराज, महाराज, आपको तुरंत राजमहल छोड़ना होगा। चलिए महाराज। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी प्रजा को ऐसे छोड़ नहीं सकता। अरे महाराज, आपको छोड़ना ही होगा। अगर भविष्य में आपकी पुत्रियां लौटी तो आप में से कोई तो जीवित रहना चाहिए ना। चलिए। राजा विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो राजगुरु के साथ परीलोक छोड़कर चला गया। सौम्या की आंखें भर आईं। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। वो चील मेरी माँ थी। अब आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं जादूगर भैरवनाथ का अंत करने आई हूँ। राजा विक्रम, सौम्या और अन्य लोग उस महल में पहुँच गए जहाँ राजकुमारी गौरी खड़ी थी। सौम्या दौड़कर गौरी के पास गई और जल्दी जल्दी सब कुछ बता दिया। हम दोनों अपनी इच्छा शक्ति से इसका अंत कर सकते हैं। अगले ही पल दोनों बहनों की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली। उन किरणों से जादूगर भैरवनाथ जलकर राख हो गया। शाबाश मेरे बच्चों, आखिरकार तुम दोनों पुत्रियों ने
जादूगर का अंत कर दिया। पृथ्वी लोक में वृक्ष के बाहर सुखदेव और कौशल्या अपने असली रूप में लौट आए। उसी समय गौरी और सौम्या भी पृथ्वी लोक लौट आई। उन्होंने सुखदेव और कौशल्या को सारी सच्चाई बता दी। तो अब तुम दोनों हमें छोड़कर चली जाओगी? नहीं माँ, हम आपसे मिलने आती रहेंगी। तभी वृक्ष के भीतर से राजा विक्रम प्रकट हुआ। उसने सुखदेव और कौशल्या को ढेर सारा धन दिया। राजा विक्रम अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर परीलोक लौट गया।